हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से PACL ने इतने झूठ बोले हैं। ये एक अंधा इंसान भी देख सकता है कि भाई तुम प्लॉट की कीमत, उस प्लॉट की कीमत जो तुमको यही नहीं पता अभी किस राज्य में है, उसकी कीमत तुम आज कैसे तय कर सकते हो। तो सेबी ने उसकी यही उलूल जुलूल सी बातें पकड़ ली। इसके आगे देखते हैं क्या कह रही है सेबी। सेबी कह रही है कि भाई एक एक अगर आम तरीके से भी हम सोचें, हम ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वाला दिमाग ना लगाएं, हम सिर्फ एक आम इंसान की नज़र में भी देखें तो ये संभव ही नहीं है कि PACL आज की तारीख में अपनी बताई हुई इस बुनियाद पर किसी भी संपत्ति की वैल्यू निर्धारित कर सके। ये कोई भी इंसान की बस की बात नहीं है कि जो तुमको पता ही नहीं है कि वो संपत्ति कहाँ पर है, ऐसे ही तुम बस उसकी वैल्यू निर्धारित कर रहे हो। ये संभव ही नहीं है, असंभव सी बात है ये। जबकि PACL एकदम प्रिसाइज तरीके से, यानी एकदम फिक्स उसमें अमाउंट लिखती है कि इतने 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 15,542 रुपये। इतना प्रिसाइज तरीके से, इतने सही तरीके से उसमें अनुमान के तौर पर अमाउंट नहीं लिखा जा सकता, ये असंभव है। और ये बोल रही है सेबी कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसमें लिखते हैं, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यानी कि 2 × 2 4 हो सकता है, लेकिन संपत्ति की वैल्यू 2 × 2 पर निर्भर नहीं करती। यानी ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये एक ब्याज दर है जिसको ये गुणे भाग करके और उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख रहे हैं। लेकिन ये बोल क्या रहे हैं कि भाई हम देखते हैं कि मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं। तो हर बाप वहाँ पे मिट्टी रख के गया होगा, जैसे आसपास की लोकेशन देखते हैं, वहाँ जंगल है कि नहीं। तुम्हारी बीवी वहाँ पे सो के आई थी तो तुमको बता रही है कि वहाँ जंगल था कि नहीं था। तो ये बेबुनियाद सी बातें बोल के सेबी को उलझा रही है कि मैं इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है निकालते हैं, जबकि ये सच नहीं है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका महंगाई, सस्ताई और ज़मीन की उपजाऊ, कितनी मिट्टी उपजाऊ है, इन सब चीज़ों पर कोई निर्भर नहीं करता है ये। क्योंकि जो संपत्ति की वैल्यू है वो मार्केट कंडीशन और लोकेशन से बदलती रहती है। ज़रूरी नहीं उत्तर प्रदेश की संपत्ति आंध्र प्रदेश की संपत्ति के बराबर की कीमत हो। वहाँ का 600 स्क्वायर फुट अलग प्राइस का हो सकता है और आंध्र प्रदेश का 600 स्क्वायर फुट अलग प्राइस का हो सकता है। सिर्फ स्क्वायर फुट होने से कुछ नहीं होता, संपत्ति के लोकेशन भी देखी जाती है। जंगल में जो संपत्ति है उसकी कीमत के मुकाबले गांव की संपत्ति थोड़ी महंगी होगी, गांव की संपत्ति के मुकाबले शहर की संपत्ति और महंगी होगी। शहर की संपत्ति में भी दो तरीके होते हैं भाई। अगर रिहायशी इलाका है वहाँ की संपत्ति अच्छे दाम में जाएगी गांव की संपत्ति के मुकाबले। लेकिन अगर शहर में पूरी मार्केट बनी हुई है, रिहायशी इलाका नहीं है, दुकान वगैरह है, शोरूम है, तो वो घर के मुकाबले और महंगा जाएगा, करोड़ों में जाएगा। तो इन सब चीज़ों में एक संपत्ति की वैल्यू निर्भर करती है, ना कि पता ही नहीं है अभी संपत्ति कहाँ पर है और हम उसकी बैठे बैठे हम लोग उसकी वैल्यू निर्भर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसके अलावा जैसा कि PACL ने बताया कि PACL लैंड अलॉट करती है, लेकिन उसका अधिकार कि मैं लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ये PACL के पास रहता है। यानी ग्राहक से पैसे आप ले रहे हैं उसको लैंड अलॉट करने के लिए, उसकी एक तो पसंद का भी आप उसको प्लॉट नहीं दे रहे हैं और मैच्योरिटी की डेट तक PACL के पास अधिकार है कि अहम मौके पर वो चाहे तो लैंड की लोकेशन बदल सकते हैं। इसके अलावा ये क्या बोल रही है PACL कि भाई हम अगर लोकेशन बदल भी देते हैं तो ग्राहक को उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ग्राहक तब भी खुश है क्योंकि हमारे सारे जो लैंड है ना वो एक ही जैसे हैं। तो लोकेशन से तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चाहे मैं उसको तमिलनाडु में दूँगा ना संपत्ति, तो ग्राहक ले लेगा वहाँ पे संपत्ति। और ये कहकर कि भाई हम लोकेशन बदल सकते हैं और इस लोकेशन बदलने का असर कुछ भी ग्राहक को नहीं होगा, ग्राहक तब भी संतुष्ट रहेगा। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप लैंड अलॉट कर रहे हैं, उस समय वास्तविकता में आपने संपत्ति को विकसित करना शुरू ही नहीं किया। क्योंकि आप लैंड अलॉट करने के बाद भी अधिकार रखते हैं कि आप उस लैंड संपत्ति की लोकेशन बदल सकते हैं, तो इसका मतलब आपने अभी तक उस ग्राहक की संपत्ति को विकास करना शुरू ही नहीं किया लैंड अलॉटमेंट की तारीख तक। तो लैंड अलॉटमेंट की तारीख तक जब विकास शुरू ही नहीं किया तो विकास करोगे कब भाई। जब लैंड अलॉट कर दिया उसके बाद भी अभी आप सोचोगे कि मैं इसको यहाँ दूँ कि यहाँ दूँ कि यहाँ दूँ। अगर उसके नाम से आपने संपत्ति ले ली, उसके नाम से आपने विकास शुरू कर दिया, तो आप लोकेशन बदलोगे ही क्यों। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये पूरा एक दांव पेच है कि भाई पहले तो इसको तमिलनाडु दिखा दो,
तो ये तो पहले ही मना कर दे कि मेरे को संपत्ति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। और अगर उसको देखने के बाद भी इसने बोला कि हाँ मेरे को संपत्ति चाहिए, तो भाई लोकेशन बदलने का तो अधिकार हमारे पास है ही ना। मैच्योरिटी की डेट के दिन हम उसको दूसरी जगह का प्लॉट बता देंगे, तो फिर चुपचाप ये पैसा ही लेगा। ये एक ट्रिक है पीएसीएल की। इसके अतिरिक्त जो भी ये संपत्ति दे रही है किसी को भी, वो 2 टुकड़े संपत्ति के अलग अलग राज्यों से, मान लीजिए एक पंजाब से है एक राजस्थान से है, तो सेबी कह रही है कि पीएसीएल उन दोनों संपत्तियों की कीमत एक जैसी कैसे रख सकती है कि 600 स्क्वायर फुट पंजाब का भी इतने रुपए में, 600 स्क्वायर फुट राजस्थान का भी इतने रुपए में। ऐसा संभव ही नहीं है। सेबी के हिसाब से तो संपत्ति, जो भी संपत्ति होती है उसकी कीमत उसकी सबसे पहले तो लोकेशन से पता चलती है कि वो किस राज्य में है। राज्य पता चल गया तो राज्य के किस शहर में है, शहर के बाद किस एरिया में है, यानी पूरी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर निर्भर करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि उसकी मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं। अगर मिट्टी खेती बाड़ी के हिसाब से नहीं है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उस पर क्या बना हुआ है या क्या उगा हुआ है। जैसे उस पर आप कोई अनाज उगा रहे हैं, लेकिन ये भी कैसे निर्भर करता है कि वहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उस राज्य में बिजली की सही सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसी थोड़ी ना खेती बाड़ी हो जाती है। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चीज़ों पर निर्भर करता है। और अगर ये सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ये कोई मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन नहीं है कि यहाँ पर आप प्रति स्क्वायर फुट 600 के हिसाब से जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी 600 के हिसाब से जोड़ेंगे। अगर वहाँ पर पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ 600 के हिसाब से जोड़ेंगे। अगर वहाँ पानी, दूसरी जगह पानी बिजली की व्यवस्था है तो वहाँ तो आप 6000 के रेट से जोड़ेंगे। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात कर दी पीएसीएल ने। और जैसा कि पीएसीएल ने बोला कि हम अगर लोकेशन बदल भी देते हैं तो इसका प्रभाव ग्राहक पर नहीं पड़ता, तो मैं पूछना चाहूँगा, सेबी कह रही है ऐसा पीएसीएल से, कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है और आपने पहले तो उसको बोला कि मैं आपको मध्य प्रदेश में दूंगा, ठीक, लेकिन उसके बाद आपने उस संपत्ति की लोकेशन तमिलनाडु में बदल दी, तो क्या उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा? यानी वो व्यक्ति मध्य प्रदेश में रह रहा है, उसने आपको पैसा दिया, आपने उसको वादा किया कि मैं आपको मध्य प्रदेश में दूंगा संपत्ति, लैंड अलॉट भी कर दिया मध्य प्रदेश का, लेकिन मैच्योरिटी के दिन आप उसको बताएंगे कि मैंने आपको संपत्ति तमिलनाडु में दी है, तो क्या वो ग्राहक आपसे नाराज नहीं होगा? तो ऐसी स्थिति में आप ग्राहक को फोर्स कर रहे हैं, आप ग्राहक को परेशान कर रहे हैं, आप ग्राहक को मजबूर कर रहे हैं कि वो संपत्ति ना लेके आपसे पैसा ही ले, क्योंकि आपके पास अंत तक अधिकार है कि आप संपत्ति की लोकेशन बदल सकते हैं। तो आप किसी भी समय संपत्ति की लोकेशन बदल सकते हैं। ग्राहक को मैच्योरिटी तक कंफर्म नहीं है कि उसको उसके पैसे के बदले में संपत्ति मिल कहाँ पे रही है। इसके अलावा सेबी बता रही है कि पीएसीएल ने खुद इस चीज़ को स्वीकार किया था कि ये जो है ग्राहक को सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक पोजीशन दे रही है। सिंबॉलिक पोजीशन का मतलब होता है सांकेतिक कब्जा। इसका मतलब कि वो इसका आधार क्या दिया है इसने कि भाई संपत्ति इतनी छोटी छोटी सी है, यानी कि वो इतने बड़े प्लॉट में छोटे छोटे टुकड़े करके 100 ग्राहकों को दे रहे हैं, तो कानूनी तौर पर ये असंभव है कि इतने इतने से प्लॉट की वो लोग वहाँ पे जाके रजिस्ट्री करके आएँ। 10,000 के प्लॉट के लिए आप क्या वहाँ रजिस्ट्री करने जाएंगे? तो ये संभव नहीं है। जो वहाँ पर रेवेन्यू लॉ चल रहा है वहाँ पर आपको इकट्ठे में ही करना पड़ेगा। तो ग्राहक के पास तो सिर्फ सिंबॉलिक पोजीशन है, सांकेतिक कब्जा है, कहने के लिए कि मेरा उस पर अधिकार है, रह नहीं सकता वहाँ पे जाके। फिजिकल पोजीशन और सिंबॉलिक पोजीशन में अंतर होता है। फिजिकल मतलब पोजीशन मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, यानी आप उस संपत्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबॉलिक पोजीशन मतलब होता है इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसको, कह सकते हैं बस कि ये मेरी संपत्ति है, और कानूनी तौर पर वो है भी आपकी संपत्ति, कागजों पे लिखा भी है आपकी संपत्ति है, लेकिन वहाँ जाके रहना आपके लिए असंभव है। और यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है कि पीएसीएल पहले ये ग्राहकों को ऑप्शन नहीं देती थी, मौका नहीं देती थी बताने का कि उनको कौन से राज्य में चाहिए संपत्ति, और संपत्ति को विकसित करना है कि नहीं करना है। यानी ग्राहक से आप कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, बस पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और ग्राहक का कोई मतलब ही नहीं है। क्या आगे ये बात कर रहे हैं आप सुखदेव सिंह की, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पीएसीएल का, भड़वा, जो आज जेल में बैठा है।
इसने 14 मई 2013 को ये कहा था सेबी से, जितने भी इनके बिजनेस प्लान है पीएसीएल के, वो लैंड की कॉस्ट यानी संपत्ति की जो कीमत है और उसमें जो भी डेवलपमेंट चार्ज लगा उसको जोड़ के बनाई गई हैं स्कीमें, ताकि पीएसीएल को कहीं भी घाटा ना लगे। और ये इसलिए भी किया गया है कि ताकि ग्राहक ये ना बोले कि मेरे को संपत्ति दे दो, मैं डेवलपमेंट खुद कर लूँगा। भाई डेवलपमेंट आप करो चाहे हमसे कराओ, डेवलपमेंट की चार्ज तो आपको भरनी पड़ेगी। तो कोई मूर्ख ही होगा बोलेगा कि संपत्ति ये ले लो इतने में, मैं खुद डेवलप करूँगा। विकास आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको पीएसीएल अधिकार ही नहीं दे रही है विकास करने का। जिसको कंफर्म किसने किया था, ये इसने जो सुखदेव सिंह एमडी ने बयान, इस सुखदेव सिंह के इस बयान को सपोर्ट किसने किया है, ये गुरमीत सिंह ने। ये भी पीएसीएल का भड़वा डायरेक्टर रह चुका है, जिसने खुद भी ये बात एक्सेप्ट की थी। कहा था कि भाई जो विकास का कार्य होता है वो मात्र पीएसीएल करती है और कोई नहीं। इसके अलावा गुरमीत सिंह ने ये भी कहा था कि निवेशकों को हम, निवेशक भी नहीं, इसको तो ग्राहक बोल रहे हैं यहाँ पर, ग्राहकों को हम ये कि संपत्ति आपको कहाँ चाहिए ये चूज़ करने का ऑप्शन 2 से 3 साल बाद देते हैं। यानी 2-3 साल वो ऐसी संपत्ति के लिए पे कर रहे हैं, ऐसी संपत्ति का भुगतान कर रहे हैं जो उनको पता ही नहीं है कहाँ पर है। और ग्राहक वहाँ पर विकास करेगा भी कैसे संपत्ति का, क्योंकि आप उसको फिजिकली तौर पर वहाँ पर वो रह ही नहीं सकता है। उसको तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक पोजेशन दे रहे हैं, सांकेतिक कब्जा दे रहे हैं, तो वो संभव ही नहीं है। ये पेज नंबर 67 तक हमने ये बातें पढ़ी कि किस प्रकार से ये मूर्ख बना रहे हैं सबको और किस प्रकार से इसमें सभी ने इसका साथ दिया है। पूरी पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन यानी भैरव सिंह राजावत की मंडली ने, दानगढ़ की मंडली ने, सुनंदा कदम की मंडली ने, इन सब ने ही सपोर्ट किया है। और इन सब की ही दुआओं का नतीजा है कि आज एक गरीब निवेशक, गरीब एजेंट आत्महत्या कर रहा है। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।